तो देखो लास्ट क्लास में हमने डिडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें कुछ सेक्शंस हमने पढ़ी थी डिडक्शन, एटीसी, एटी ट्रिपल सी, सीसीई। तो थोड़ा सा उनका रिवीजन करते हैं और फिर उनके क्वेश्चंस करते हैं। सबको आ रही है ना वॉइस? तो देखो सबसे पहले तो डिडक्शन के लिए मैंने टोटल इनकम कंप्यूट करना बताया था कि टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं। अपने पास देखो 5 हेड होते हैं इनकम के। 5 हेड की जो भी इनकम होती है उसको बोलते हैं 5 हेड्स इनकम। 5 हेड की इनकम हो गई वो। 5 हेड की इनकम में अगर अपन क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ के प्रोविजन अप्लीकेबल कर देंगे तो फिर अपनी इनकम आएगी, वो आ जाएगी जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी। फिर अगर ग्रोस टोटल इनकम में से हम सेक्शन चैप्टर 6 ए की जो डिडक्शन है वो लेस कर देंगे तो अपनी आ जाएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अगर डिडक्शन को लेस करने के बाद जो भी इनकम आई उसी पर एक एसएससी को टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन मैंने आपको एक इसके कुछ एक्सेप्शन बताए थे कि जो भी अपनी ग्रोस टोटल इनकम है, उस ग्रोस टोटल इनकम है, उस ग्रोस टोटल में से कुछ ऐसी इनकम है जिनमें से हमें डिडक्शन डिडक्ट नहीं करनी है। जैसे कौन कौन सी बताई थी? LTCG 112, LTCG 112A, STCG 111A, कैजुअल इनकम और डिविडेंड की इनकम। ये 4 इनकम ऐसी इनकम बताई थी जिनमें हम कोई भी डिडक्शन लेस नहीं करेंगे। मीन्स जितनी भी अपनी इनकम रहेगी उनमें से बिल्कुल भी अपन को कोई सी भी सेक्शन, कोई सी भी डिडक्शन अलाउ नहीं करनी है। उसके बाद देखो सबसे पहले अपन ने सेक्शन पढ़ा था एटीसी। एटीसी में मैंने बताया था कि ये एक इन्वेस्टमेंट का सेक्शन होता है जो एक केवल ये डिडक्शन इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही अलाउ होती है। इसकी मैक्सिमम रेट मैंने बताई थी कि 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर रहा है? 1.5 लाख रुपए के डिडक्शन के लिए हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना पड़ता है? सबसे पहले मैंने बताया था कि कोई भी एलआईसी करवा रखी है, या तो एलआईसी किसकी हिमसेल्फ खुद की करवा रखी है, स्पाउस की, या फिर चिल्ड्रन की। इन लोगों की अगर एलआईसी करवा रखी है तो एलआईसी पे जो भी प्रीमियम का पेमेंट किया जाता है उस प्रीमियम की अपन को डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन उसकी भी एक लिमिट बताई थी मैंने कि अगर जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई भी एलआईसी 1 अप्रैल 2012 से पहले की है तो पहले की जो भी पॉलिसी है उस पर अपन प्रीमियम चुका रहे हैं तो उसमें 20% ऑफ मैक्सिमम पॉलिसी के अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। जैसे मैंने 2010 में 10 लाख रुपए की एलआईसी करवाई थी। अब प्रीवियस ईयर में मैं 1 लाख रुपए का क्या कर रहा हूँ, प्रीमियम चुका रहा हूँ। तो 1 लाख रुपए का प्रीमियम चुका रहा हूँ तो मेरे को 20% की डिडक्शन मिलेगी। मीन्स 10 लाख का 20% कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख या फिर 1 लाख, मैक्सिमम तो देखो 1.5 लाख अलाउ होती है। लेकिन 20% पॉलिसी के अमाउंट से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 5 लाख रुपए की 2010 में एलआईसी करवाई थी। एलआईसी करवाई थी, अब प्रीमियम चुकाया मैंने 50,000 रुपए। 50,000 रुपए चुकाया तो मैं मैक्सिमम डिडक्शन कितनी ले सकता हूँ? 20% ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी का 20% जैसे 1 लाख रुपया होता है 5 लाख का, और मैंने चुकाया कितना है? 50,000, तो मेरे को 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा इसमें था कि अगर कोई भी एलआईसी है, पॉलिसी है, वो अपन ने कब ली है? 1 अप्रैल 12 के बाद। तो इसी सिचुएशन में हमने देखा कि 10% ऑफ पॉलिसी का लेना है डिडक्शन के लिए। एक तीसरी सिचुएशन देखी थी कि कोई भी एलआईसी जो है वो 1 अप्रैल 13 के बाद ली गई है। अगर 13 के बाद ली गई है, किसके लिए ली गई है? लाइफ ऑफ डिसेबल्ड, कोई भी डिसेबल पर्सन है उसकी लाइफ के लिए ली गई है जो स्पेसिफाइड डिजीज से सफर कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कितना अमाउंट ले रहे थे? 15% ऑफ पॉलिसी अमाउंट। उसके बाद दूसरा टाइप मैंने बताया था कि अगर कोई भी एसएससी पीपीएफ में तो देखो कोई भी पर्सन कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन एचपीएफ और आरपीएफ, इन दोनों में अपन को कौन सा कंट्रीब्यूशन देखना है? केवल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन देखना है और एक सुपर इन्वेशन। तो इन 4 जगह पर भी अगर कोई किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो उसको भी 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था थर्ड पॉइंट की एनएससी खरीद ली। तो एनएससी खरीदी, जितने की एनएससी खरीदी उसकी भी हमें डिडक्शन मिल जाएगी, और एनएससी से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसकी भी अगले 5 साल तक हमें डिडक्शन मिलती रहेगी।
उसके बाद अपन ने कोई भी म्यूचुअल फंड की यूनिट या फिर एन्युटी प्लान करवाया था LIC का, तो उसके भी हमें 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन अलाउ होती थी। उसके बाद पांचवा पॉइंट आया था कि कोई भी हाउस लोन ले रखा था, हाउस लोन ले रखा था तो उसका जो भी लोन लिया था वो लोन के अमाउंट का पेमेंट कर रहे हैं अपन, मीन्स लोन को रिपेमेंट कर रहे हैं, तो जो भी लोन की रिपेमेंट की अमाउंट रहेगी उसकी डिडक्शन हमें 80C में मिल जाएगी। जो किसी भी बैंक या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक से या पब्लिक सेक्टर कंपनी से अपन ने कोई भी लोन लिया है तो उसकी। उसके बाद कोई भी खरीदते टाइम हम स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन ड्यूटी का भी कोई पेमेंट करते हैं, तो उन सब की भी हमें डिडक्शन 80C में अलाउ हो जाएगी। उसके बाद देखा था कि हमने कोई भी एसएससी जब FD करवाता है, तो FD से जो मिलने वाला FD करवाता है, तो FD जितने कहाँ पे करवाता है, बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में, तो जितने की भी वो FD करवाता है उसकी उसे 5 साल तक डिडक्शन अलाउ हो जाती है। छठा अपन ने पढ़ा था कि नाबार्ड के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। सातवां अपन ने पढ़ा था कि कोई भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। 10वां पढ़ा था अपन ने कौन सा, कोई भी ट्यूशन फीस चुका दी, किसको, यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, जो कहाँ पे सिचुएटेड होना चाहिए, विद इन इंडिया सिचुएटेड होना चाहिए। और उसके बाद अपन ने कौन सा पढ़ा था लास्ट, कि ट्यूशन फीस चुका दी किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी यूनिवर्सिटी को ट्यूशन फीस का दी, या फिर किसको चुकाई है, कोई भी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, जो कहाँ पे सिचुएटेड होना चाहिए, विद इन इंडिया सिचुएटेड होना चाहिए, जो फुल एजुकेशन के लिए अपन ने कोई भी ट्यूशन फीस चुकाई हो। और मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन के, 2 ही चिल्ड्रन की, जिसमें मैंने ये भी बताया कि प्राइवेट ट्यूशन फीस इसमें कवर नहीं होती है। और लास्ट हमने पढ़ा था सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। अगर इस स्कीम में भी कोई एसएससी डिपॉजिट करवाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको भी 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाती है। उसके बाद देखो सेकंड डिडक्शन पड़ी थी अपन ने 80CCC की। 80CCC थी अपना पेंशन फंड का, कि अगर कोई भी एसएससी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो उसको भी डिडक्शन मिलेगी। उसके लिए मैंने एलिजिबल एसएससी कौन बताया था, एक तो इंडिविजुअल, केवल इस 80CCC के लिए इंडिविजुअल एलिजिबल होता है। और उसने पेमेंट का नेचर के प्रकार होना चाहिए, पेंशन फंड में या फिर LIC में या फिर अदर कंपनी से उसने क्या कर दिया, पेंशन फंड में कोई भी कंट्रीब्यूशन कर दिया या इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन अलाउ होती थी। उसके बाद थर्ड डिडक्शन हमने पढ़ी थी 80CCD। 80CCD अपन ने पढ़ा था न्यू पेंशन फंड का, या फिर NPS बोल सकते हैं, जिसको न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो अपनी न्यू पेंशन स्कीम थी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थी। मीन्स इसमें देखो एलिजिबल कौन कौन बता रहा है, इसमें देखो एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी एलिजिबल होंगे, और जो गवर्नमेंट का व अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे वो भी कवर होंगे। तो गवर्नमेंट के लिए कौन सा बता रहा है, एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब स्टार्ट की हो कब से, 1 जनवरी 2004 के बाद, बीइंग एन इंडिविजुअल होना चाहिए, मीन्स इंडिविजुअल होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर रहा हो, या फिर एनी अदर एम्प्लॉयर। एनी अदर एम्प्लॉयर का मीन्स होगा कोई भी लोकल लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय। दूसरा आ रहा है, दूसरी सिचुएशन कौन सी आ रही है इसमें, एनी अदर इंडिविजुअल एसएससी। एनी अदर इंडिविजुअल एसएससी मीन्स जो गवर्नमेंट के अलावा हो गया। अब नेचर ऑफ पेमेंट क्या बताया था मैंने, कि जो भी इम्प्लॉई इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें, इस एनपीएस स्कीम में, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग डिडक्शन होती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो भी इम्प्लॉय होते हैं उनके लिए अलग प्रोविजन होता है। तो सबसे पहले अपन को सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बता रहा है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय है तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया और एम्प्लॉय ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, तो कौन से की कितनी डिडक्शन मिलेगी। अगर एनपीएस में देखो, सब थर्ड में बता रहा है अपन को अमाउंट ऑफ डिडक्शन। डिडक्शन किसके लिए बता रहा है, फर्स्ट सिचुएशन बता रहा है इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय। सैलरीड एम्प्लॉय मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया।
तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अपन को देखो यहाँ पे दो सेक्शन मिलेगी, एक तो 80 CCD 1, एक 80 CCD 2। 80 CCD 1 अपन को बताएगा कि एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया, किसमें, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया, तो उसकी कितनी डिडक्शन मिलेगी। इसमें मैंने बताया कि अमाउंट पेड, जितनी एम्प्लॉय अमाउंट पे करेगा या कंट्रीब्यूट करेगा एनपीएस में, या फिर 10% ऑफ सैलरी, विच एवर जो लोअर रहेगा दोनों में से उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की तो मिलेगी 80 CCD 1 में, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी 80 CCD 2 में। 80 CCD 2 में कितनी मिलेगी, जितनी भी गवर्नमेंट अमाउंट पेड करेगी ना एसएससी अकाउंट, एसएससी के अकाउंट में जितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, एक तो वो, और दूसरा हो जाएगा 14% ऑफ सैलरी। इन दोनों में से जो भी लोअर रहेगा उसकी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। ठीक है, फिर इन दोनों का टोटल आ जाएगा, उसकी टोटल डिडक्शन आ जाएगी। सैलरी का मीनिंग क्या बता रहा है, बेसिक प्लस डीए, डीए कंडीशनल अलाउ करेंगे इसमें। वही सबको आ रही है ना मेरी। यस सर। अश्विनी, ये देखो अपना था सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। अब दूसरी कंडीशन आ रही है अदर देन सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, मीन्स हम नॉर्मल पर्सन। तो अगर हम नॉर्मल पर्सन भी इस स्कीम में कुछ डिपॉजिट या फिर डिपॉजिट करवाएं, कंट्रीब्यूट करें इस स्कीम में, तो हमें कितनी डिडक्शन मिलेगी। इन केस ऑफ एनी अदर इंडिविजुअल एसएससी, देखो क्या बता रहा है, एनी अदर इंडिविजुअल एसएससी कौन से, जो 80 CCD 1 में कवर ना हो पाए। ठीक है ना, मीन्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा एम्प्लॉय हैं, तो उन्होंने फर्स्ट तो क्या ले लेंगे, जितना भी डिपॉजिट करवाया सम पेड या फिर डिपॉजिट बाई एसएससी, जैसे मैं हूँ तो मैंने जितना भी डिपॉजिट करवाया एक तो वो ले लेंगे, दूसरा 20% ऑफ जीटीआई, जितनी भी मेरी जीटीआई रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 60,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया और मेरी जीटीआई है 5 लाख रुपए, और 5 लाख का 20% हो गया 1 लाख, तो इन दोनों में से 60,000 और 1 लाख में से जो लोअर रहेगा उसकी मेरे को डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, मीन से 60,000 डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। उसके बाद देखो अपनी एक वैसे कोई सेक्शन नहीं है, देखो इसमें कोई लिमिट वगैरह नहीं है कि जो अपन ने इन सेक्शन पढ़ी है, कौन कौन सी, 80, 80CCC और 80 CCD, इन तीनों जो सेक्शन पढ़ी है इन तीनों पे एक लिमिट बता रहा है अपन। कौन सा सेक्शन बता रहा है, 80 CCE। ये सेक्शन हमें वैसे कोई प्रोविजन बताया, बस इतना बोलेगा कि जो अबव 3 सेक्शन है उन तीनों की टोटल अपन 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं। तो देखो इसमें क्या बताया, लिमिट ऑन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD। इन 80 CCD 1, देखो 80CCD 1 को करेगा यहाँ पे, 1 2 कवर नहीं करेगा, मीन्स 2 के अपन सेपरेट ले सकते हैं। तो अगर इन तीनों में अपन ने कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया इन्वेस्ट, उससे हमें कितनी डिडक्शन मिलेगी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, 80 एंड अंडर 80 CCD 1। देखो 80 CCD 1 का को इंक्लूड नहीं कर रहा, मीन्स 2 के अपन इस लिमिट के अलावा भी डिडक्शन ले सकते हैं। तो जो भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहेगा इंडिविजुअल, 80 CCD 1 किसकी थी, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, पेंशन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एम्प्लॉय रहेगा उसने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया उसकी 80 CCD 1 थी। इन तीनों की हमें कितनी डिडक्शन मिलेगी, 1.5 लाख रुपए तक की मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 50,000 रुपए की तो 80C में ले ली, 1 लाख रुपए की किसमें, 80CCC में ले ली, और 50,000 रुपए की अब मैं किसमें, 80 CCD 1 में लेने जा रहा हूँ, तो क्या मैं इन ये ले सकता हूँ 2 लाख रुपए की। 80CC बोल रहा है कि आप मैक्सिमम इन तीनों की 1.5 लाख रुपए एग्जम्पशन डिडक्शन अवेल कर सकते हो। लेकिन अब देखो इसने 80 CCD 2 को कवर नहीं किया, मीन्स उसके हमें अलग से डिडक्शन मिल जाएगी, वो कितनी मिलेगी। अब देखो बता रहे हैं नोट फर्स्ट में, देखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80 CCD 2, एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा किसमें, 80 CCD 2 के अकॉर्डिंग टू ये पेंशन स्कीम में जो भी कंट्रीब्यूशन किया विल नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 80 CCE। तो जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 80 CCE में कवर नहीं हो रहा है, मीन्स उसके हम अलग से ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए तो मैंने 80 CCE की ले ली, और अगर मेरा इसके अलावा 80 CCD 2 में जैसे 1 लाख रुपए का किसका,
50,000 रुपये किसका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तो उसके 50,000 की मैं अलग से डिडक्शन ले सकता हूँ। मीन्स मेरी टोटल डिडक्शन कितनी हो जाएगी, 2 लाख रुपए हो जाएगी। अब दूसरा नोट में देखो लिमिट कितनी बता रहा है CCD2 की। Assessing contribution to NPS notified by central government under section 80 CCD 1B। इसके अब में अलग से सेक्शन बता रहा है। 80 CCD2 में जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया उसके लिए हमें अलग से सेक्शन बता रहा है कि 80 CCD 1B में हम उसकी 50,000 तक की डिडक्शन ले सकते हैं। 50,000 शैल नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 80 CC। मीन्स 50,000 रुपए की उसके अलग से ले सकते हैं। जैसे 1.5 लाख रुपए की तो मैंने 80 CC में ले ली। अगर अब 1 लाख रुपए मैंने किस में कोई एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो 1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया तो उसमें से मेरे को 50,000 की डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट सेक्शन पढ़ा था, वो कौन सा था, 80D पढ़ा था। 80D किसका पढ़ा था कि कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, मेडिकल इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, ऊपर से पढ़ा था कि लाइफ इंश्योरेंस का, यहाँ पे आ रहा है मेडिकल का। ठीक है। तो मेडिकल वाले में देखो 3 सिचुएशन मैंने बताई थी कि 3 प्रकार के खर्चे कर सकता है एक एसएससी। कौन कौन से, एक तो अपनी हेल्थ या मेडिकल प्रीमियम पेड सकता है। जो भी चुकाएगा वो क्या होना चाहिए, अदर देन कैश होना चाहिए। मीन्स कैश में नहीं चुकाया हुआ होना चाहिए। कोई भी एनी हेल्थ मेडिकल प्रीमियम, मीन्स मैंने हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस करवाया तो उस पर ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। तो जो भी प्रीमियम पे करूंगा वो कैसे पे करना चाहिए, अदर देन बाय वे ऑफ कैश होना चाहिए। मीन्स कैश में नहीं होना चाहिए। दूसरा कौन सा है कि कंट्रीब्यूशन कर दिया किसमें, सीजीएचएस में, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूशन कर दिया। तीसरा मैंने बताया था कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कंट्रीब्यूशन कर दिया। अगर ये 3 खर्चे एक एसएससी ने किए हैं, अब देखो एक्सपेंडिचर किसके भी आप पे किया है। फर्स्ट सिचुएशन तो बता दिया कि कौन कौन से खर्चे, ये 3 खर्चे। अब ये अपन को बता रहे कि किस बिहाफ पे ये खर्चे किए हैं, मतलब किसके लिए खर्चे किए हैं। थर्ड में बताएगा कि अपन को एडमिसेबल डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो किसके भी आप पे किए हैं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, जैसे इंडिविजुअल मैं हूं तो मैं कहाँ पे कर सकता हूँ, एक तो सेल्फ मेरे खुद के लिए कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया, स्पाउस के लिए कर दिया, या मेरे डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। देखो ये एडमिसिबल डिडक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे 25,000 भी है, और 25,000 के साथ यहाँ पे डिपेंडेंट वर्ड भी लिखा हुआ है जो बाय मिस प्रिंट से वहां चला गया। तो मीन्स मैंने खुद पे कर दिया, कोई भी मेरा खुद का प्रीमियम चुका दिया, या फिर स्पाउस का या डिपेंडेंट चिल्ड्रन का। तो अगर इस प्रकार का मैंने कोई खर्चा किया है तो मेरे को डिडक्शन मिलेगी 25,000 की इंडिविजुअल के केस में। अगर वही मैं इंडिविजुअल ना होके एचयूएफ हूँ, तो एचयूएफ में अगर मैंने किसी भी फैमिली मेंबर के लिए ये 3 खर्चे किए हैं तो मेरे को वही सेम ऊपर वाली 25,000 की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अब देखो इसमें एक नोट बता रहा है नीचे। नोट क्या बता रहा है कि अपन ने जो भी 25,000 की लिमिट पढ़ी है वो किसके लिए पढ़ी है, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन और फैमिली मेंबर के लिए। अगर उनमें से कोई भी 60 प्लस एज प्लस रेजिडेंट इंडिया का रेजिडेंट है तो वो लिमिट अपनी बढ़कर कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। इन केस ऑफ एनी ऑफ वो पर्सन, एनी ऑफ द वो पर्सन मीन्स या तो सेल्फ मैं खुद हो सकता हूँ, या फिर मेरे स्पाउस, या फिर चिल्ड्रन, या फिर मेरे फैमिली का कोई भी मेंबर। अगर वो क्या है 60 प्लस ईयर एज का है और प्लस में इंडिया का रेजिडेंट है, तो हमारी जो 25,000 की लिमिट थी वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 50,000 की हो जाएगी। उसके बाद देखो दूसरा दूसरा अपन ने ऊपर तो पढ़ लिया खुद के लिए, स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए। अब नीचे आ रहा है सेकंड सिचुएशन बता रहा है हमें पेरेंट्स के लिए। अगर मैंने कोई भी प्रीमियम चुकाया, हेल्थ या मेडिकल प्रीमियम चुकाया, किसके लिए, पेरेंट्स के लिए। तो नॉर्मल अगर मेरे पेरेंट्स लेस देन 60 हैं तो 25,000 की सेम लिमिट एप्लीकेबल होगी। इसमें देखो कौन कौन से खर्चे कर रहा हूँ, एक तो मेडिकल प्रीमियम पेड किया मैंने, दूसरा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ, 4 पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ। तो मेरे को नॉर्मली कितनी मिलेगी, 25,000 की मिलेगी। लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स में कोई भी 60 प्लस ईयर एज का है, प्लस रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। मेरे पेरेंट्स में हो सकता है फादर या मदर, कोई भी एक उनमें से 60 प्लस ईयर का है, प्लस इंडिया का रेजिडेंट है, तो वो 25 की लिमिट कितनी हो जाएगी,
50,000 हो जाएगी। इट मीन्स अगर आपको इन शॉर्ट कोई पूछे कि इस सेक्शन 80D में मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है, तो कितने बताओगे आप? प्रिया, कितनी डिडक्शन ले सकते हैं 80D में? सर मैक्सिमम डिडक्शन है 50,000 पेरेंट, एक पेरेंट के लिए, और अगर बोथ का देखें तो 1 लाख। नहीं नहीं, एक के ही लिए मिलेगी, वो एक के लिए ही। सर एक के लिए तो 50,000 ना। मैक्सिमम डिडक्शन देखो 1 लाख रुपए होगी। 1 लाख रुपए क्यों, कैसे होगी? जैसे फर्स्ट सिचुएशन में 3 खर्चों में पड़ा था, उसमें मैक्सिमम कितनी ले सकता हूँ मैं? 50,000 तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ले सकता हूँ अगर मैं सीनियर सिटीजन हूँ तो, ठीक है ना। और 50,000 की नीचे ले सकता हूँ कहाँ पे? पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स मेरे 60+ एज के हैं तो 50 की वहां ले सकता हूँ। मीन्स मैं टोटल कितनी ले सकता हूँ? 1 लाख रुपए की डिडक्शन है 80 में ले सकता हूँ। लेकिन अब देखो नीचे कुछ नोट वगैरह भी बताएगा हमें यहाँ पे। नोट क्या बता रहा है? हमने देखो फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन में एक पॉइंट पढ़ा था प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, उसके बारे में बता रहा है अपन को कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में क्या बता रहा है कि मैक्सिमम 5,000 अलाउड एज ए डिडक्शन फॉर एग्रीगेट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अगर मैंने एग्रीगेट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे 5,000 से ज्यादा का कोई खर्चा किया है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। मीन्स मेरा एग्रीगेट कितना होना चाहिए? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मेरे को मैक्सिमम 5,000 की मिलेगी, 5,000 की डिडक्शन मिलेगी। मेंशन इन 1 एंड 2, जो ऊपर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में हमें बताए गए हैं। ओवर लिमिट 25 और 50,000, मीन्स 25 और 50,000 दोनों को इंक्लूड करके। इंक्लूड कैसे? 25,000 रुपए में ही वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का इंक्लूड रहेगा और 50,000 में वो रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 30,000 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस चुका है मेरे लिए, मेरे लिए चुका है, उसमें से 10,000 रुपए किसका था? किसका था? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। तो 10,000 रुपए में से मैं 10,000 की डिडक्शन ना लेके कितने की ले पाऊंगा? 25 की ले पाऊंगा। यस सॉरी, सर। 25 की नहीं, 5,000 की ले पाऊंगा। ठीक है। ओके सर। यस सर। उसके बाद देखो थर्ड सिचुएशन बता रहा है। थर्ड सिचुएशन क्या बता रहा है? ऊपर तो हमने देखो क्या पढ़ा है कि कोई भी इंश्योरेंस करवाया तो इंश्योरेंस के लिए कोई खर्चा किया है, लेकिन अब नीचे अपन को थर्ड सिचुएशन में कोई इंश्योरेंस के लिए नहीं बता रहा। जैसे मैंने कोई भी इंश्योरेंस नहीं करवा रखा मेरा या फैमिली मेंबर का, लेकिन फिर भी मेरे को मेडिकल एक्सपेंडिचर करना पड़ा, तो उसकी भी मेरे को डिडक्शन मिल जाएगी। अब वो डिडक्शन कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी? अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर। मैंने कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर कर दिया, किसके लिए? फॉर सेल्फ, मेरे खुद के लिए, स्पाउस के लिए, पेरेंट्स के लिए। एक तो कंडीशन ये हो गई कि किसके लिए? सेल्फ, स्पाउस और पेरेंट्स के लिए। प्लस में सेकंड कंडीशन कौन सी बता रहा है कि वो 60+ ईयर का होना चाहिए। मीन्स मैं हूं तो मैं 60+ का होना चाहिए, पेरेंट्स है तो वो 60+ के होने चाहिए, जिस पे भी ये खर्चा कर रहा हूं मैं वो 60+ का होना चाहिए। थर्ड कंडीशन आ रही है कि वो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। फोर्थ कंडीशन आ रही है कि पेमेंट हैज बीन मेड टू कीप इन फोर्स एंड इंश्योरेंस ऑन हित ऑफ पर्सन। मीन्स कि उसके इंश्योरेंस को ध्यान में ना रखते हुए वो पेमेंट किया जाना चाहिए। तो अगर मैंने ऐसा कोई खर्चा किया, जैसे मैंने कोविड की वजह से या फिर अन्य अदर मेडिकल एक्सपेंडिचर कर दिया, कितने का? 1 लाख रुपए का, तो मेरे को कितनी डिडक्शन मिलेगी? 50,000 रुपए की मिलेगी। तो अगर अब आप लोगों को पूछे कोई कि 80 जो सेक्शन 80D है उसमें मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, तो कितना बताओगे? उसमें मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 1 लाख रुपए का ही। कैसे मिलेगा 1 लाख रुपए का? अगर मैंने हेल्थ का प्रीमियम चुकाया तो वहीं मेरे को 50,000 की मिल जाएगी, ये मेडिकल वाली नहीं मिलेगी। अगर मेडिकल का चुकाया तो फिर मैंने प्रीमियम वाला खर्चा नहीं किया होगा। तो मीन्स ये 50,000 जो एक्सपेंडिचर है वो तो कहाँ पे इंक्लूड है? वहीं ऊपर वाले में ही इंक्लूड है। मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सिचुएशन एक साथ में नहीं आ सकती। कैसे नहीं आ सकती? अगर मैंने जैसे मेडिकल प्रीमियम भी चुका दिया और मेडिकल एक्सपेंडिचर भी कर दिया तो इन दोनों की मेरे को सेपरेट डिडक्शन मिल जाएगी। मीन्स 50,000 तो मेडिकल की ले लूंगा और 50,000 किसकी? इसकी ले लूंगा, एक्सपेंडिचर की। दूसरा, अगर मैंने कोई भी पेरेंट्स पे कर दिया तो पेरेंट्स के साथ ले लूंगा।
लेकिन कभी ये ना हो सकता है कि मैंने प्रीमियम का भी ले लिया और पेरेंट्स के भी ले लिए पेरेंट्स के लिए भी ले लिया, और फिर क्या एक्सपेंडिचर के लिए एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन लेने जा रहा हूँ, तो ये तीनों सिचुएशन एक साथ में नहीं होगी। अब बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। सर वो जो हाँ सेकंड जी। पॉइंट है सर, उसमें वो जो लिखा हुआ है कि डिडक्शन मिलेगी अगर पेरेंट्स जो है वो 60 इयर्स या फिर उससे मोर होंगे तो 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। तो सर पेरेंट्स में हाँ से दोनों में से कोई एक होगा तो हमें 50,000 की मिलेगी, या फिर दोनों का होना नहीं, चाहिए? एक लिखा है ना, इन केस आइदर और बोथ, आइदर मीन्स हो सकता है एक हो या फिर बोथ हो, दोनों कोई भी हो, एक होना चाहिए मिनिमम। तो सर ये जो डिडक्शन है ये 50,000 की एक के लिए है या फिर बोथ के लिए है? एक के लिए मिलेगी। सर एक के लिए 50,000 और बोथ के लिए 1 लाख, है ना? बिल्कुल। ओके सर, ठीक है। और कोई डाउट? नहीं सर। तो फिर इसके क्वेश्चंस करें। यस सर, करते हैं। तो देखो ये अपने डिडक्शन के क्वेश्चंस हैं, इनको करते हैं। जो सेक्शन 3 पढ़ी है अपन ने, 3 डिडक्शन, उनके क्वेश्चंस करते हैं एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि जीटीआई मीन्स द टोटल इनकम कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बिफोर मेकिंग। बिफोर मेकिंग मीन्स वो जो भी जीटीआई होगी वो किससे पहले की होगी, जो भी सिक्स चैप्टर 6 ए की डिडक्शन होगी उससे पहले जो इनकम होगी वही क्या होगी, जीटीआई होगी। दूसरा आ रहा है डिडक्शन इज फ्रॉम कौन सी में से हमें डिडक्शन मिलेगी, सर एलसी में आवाज break हो मिलेगी? रही है। बिल्कुल नहीं मिलेगी। एसटीसीजी 111A में मिलेगी? हाँ जी मिलेगी। एसटीसीजी सर आपकी बी पॉइंट में क्या बताया, एसटीसीजी एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 111A। जो 111A के अलावा मीन्स 111 वाले अगर कोई है तो उनमें से हमें क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन 111A का कोई भी एसटीसीजी है तो उसमें से डिडक्शन नहीं मिलेगी। तीसरा कौन सा, लॉटरी, तो लॉटरी में से भी नहीं मिलेगी। तो हमें किस में से मिल जाएगी, देखो बी पॉइंट को थोड़ा सा निगेटिव बना दिया इसने। एसटीसीजी एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 111A, इसने थोड़ा निगेटिव कर दिया। मीन्स ये कहना क्या चाह रहा है कि 111 का जो भी एसटीसीजी होगा उसमें से हमें डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। उसके बाद आ रहा है देखो थर्ड क्वेश्चन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कैन बी क्लेम्ड। वो क्लेम की जा सकती है फॉर एफडी के लिए, कोई भी एफडी करवाई मेड इन एनी शेड्यूल बैंक, किसी भी शेड्यूल बैंक में कितने टाइम पीरियड के लिए वो एफडी होनी चाहिए। वहां पे मैंने बताया था कि 5 साल या 5 साल से ज्यादा के लिए एफडी होनी चाहिए, तो ये हमें डिडक्शन अलाउ होगी। तो 5 इयर्स हो जाएगा इसमें। उसके बाद है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C किसको अलाउ होती है, आंसर करो इंडिविजुअल, फटाफट। इंडिविजुअल और बिल्कुल एचएफ। इंडिविजुअल एचयूएफ को। 80C में मैक्सिमम लिमिट कितनी बताई है, 1.5 लाख। 1.5 लाख। 80C की डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज ए डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, इनमें से जो नीचे अपन को बताएं इनमें से कौन कौन सा कवर होता है 80C में, पेमेंट ऑफ एलआईसी प्रीमियम या कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, ये होता है कवर अपना। फर्स्ट सेकंड पॉइंट ही था कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड, ये तो आया नहीं था 80C में, ये तो इसके अलग सेक्शन थे। पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी नहीं आया था, इसके भी अलग सेक्शन थी। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब डिजीज ये भी अलग था। मीन्स 80C में कौन सा कवर हो रहा है, ओनली एलआईसी वाला कवर हो रहा है। उसके बाद सर, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है। हाँ जी। सर सर जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो आएगा, बट कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये तो दूसरा सेक्शन था ना इसका? पर दूसरा सेक्शन कहाँ था, पब्लिक प्रोविडेंट उसी में तो था, सेकंड पॉइंट ही तो था कि कोई भी पीपीएफ आरपीएफ एसपीएफ या फिर सुपर एनुएशन फंड में किया है वो तो कंट्रीब्यूशन किया है तो। ओके सर, ठीक है, हाँ याद आया। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट ही तो था, हाँ वो सर, ओके। पेंशन फंड का था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का नहीं था, अलग सेक्शन।
उसके बाद देखो हाँ सर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको करना अच्छे से। मिस्टर एक्स हैज टेकन ए LIC, उसने LIC ले रखी है खुद की। कब ली उसने? 1 अप्रैल 20 को। अगर उसने 1 अप्रैल 20 को लिए, मीन्स 1 अप्रैल 12 के बाद लिए, तो उसको पॉलिसी की अमाउंट का कितना डिडक्शन मिलेगा? 1.5 लाख। नहीं नहीं, वो 1.5 लाख तो मैक्सिमम है। फिर तो मैंने पॉलिसी की वहां पे अमाउंट टेन सिचुएशन परसेंट बताई थी ना कि अप्रैल सर, टेन 12 के परसेंट बाद की हो, तो 10% वो पॉलिसी की अमाउंट का लेंगे। तो अब देखो उसने 1 अप्रैल 20 को ली थी, और कैपिटल सम अश्योर्ड खर्चा कितने के लिए? 1 लाख रुपए की ली थी उसने, लेकिन उसने प्रीमियम कितना चुकाया? 30,000 रुपए का चुकाया। तो देखो ATC के अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपए की ले सकते हैं, ले सकते हैं मैक्सिमम। तो क्या हम इस 30,000 की पूरे की डिडक्शन ले लेंगे? इसको कंपेयर करेंगे किससे? 10% ऑफ, ऑफ 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट। तो पॉलिसी के अमाउंट का 10% कितना होता है? 10,000। 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए। 10,000 और 30,000, इनमें से लोअर कौन सा हो गया? 10,000 की हमें डिडक्शन मिलेगी। ठीक है। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मिस्टर एक्स एंड इनकम फ्रॉम सैलरी की इनकम है 5 लाख रुपए। LTC लॉन्ग टर्म का लॉस है उसका 1,20,000 रुपए। एंड इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, ये अभी देखो पढ़ा नहीं है, इसकी सेक्शन आएगी आगे अपने 80TT है। ओके सर, तो ठीक है। उसने इंटरेस्ट की ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट 15,000 का, ही हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन 50,000 इन PPF। तो उसकी टोटल इनकम पूछ रहा है, टोटल इनकम पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले देखो कि सैलरी की इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए। इसमें देखो कैरी फॉर वो सेट ऑफ का प्रोविजन भी है, सेट ऑफ का पॉइंट भी है इसमें। LTC अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो क्या उसको हम सैलरी की इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हैं? नहीं वहां पे सर। मैंने बताया था कि जो LTC लॉन्ग टर्म का लॉस होगा, वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से सेट ऑफ होगा। तो इसको इग्नोर कर दो, 1,20,000 रुपए, ये तो इग्नोर हो गया। जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना? 15,000, इसको ऐड कर दो, 5,15,000 रुपए हो गया। उसके बाद कितना? 50,000 की इसमें कंट्रीब्यूशन कर दिया, PPF में कर दिया। तो इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा हमारा? तीनों का टोटल हो जाएगा 5,75,000 565 हो 60। जाएगा। अब इनमें से हम डिडक्शन लेस कर देंगे। डिडक्शन कौन कौन सी? एक तो मिलेगी हमें ATC की, कितनी मिलेगी? 50,000 की, तो वो मिलेगी। ठीक है। एक मिलेगी हमें 80TT वाली, जो मैंने अदर सोर्स में आपको बताया था। अदर सोर्स में क्या बताया कि कोई भी सेविंग का इंटरेस्ट होता है ना हमारा, तो वो 10,000 रुपए तक का एग्जम्प्ट होता है। अदर सोर्स में ये मैंने बताया था, अगर 10,000 रुपए से ज्यादा का है, तो वो हमारा टैक्सेबल होता है। यस सर। तो एक सेक्शन की डिडक्शन मिल जाएगी इसको 80TT की, कितनी? 15,000 की। अब इन दोनों को लेस करके देखो कितना आ रहा है। 50, 5। 5,05,000। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, यहाँ पे डिडक्शन 10,000 की मिलेगी, 15,000 पूरे की नहीं मिलेगी। सर, 10%। 10,000 नहीं, 10,000 की सेविंग का इंटरेस्ट कितना है? 15,000 का है, लेकिन हमें हाँ डिडक्शन सर। 10,000 की मिलेगी। ओके। तो 60,000 को लेस कर दो, और प्लस 5,05,000। में क्या है? सैलरी की इनकम है, तो सैलरी की इनकम में से वो भी लेस कर दो। फिर क्या लेस करोगे? 50,000 की अपनी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है वो भी लेस करो। सैलरी की इनकम दी है इसने, तो 565 में से 1,10,000 लेस करो, कितना आया? 4,455। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ। ठीक है। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मिस्टर एक्स 45 ईयर एज का है, वो उसने सैलरी की इनकम कमाई कितनी? 5 लाख रुपए की। बिजनेस का लॉस हुआ कितना? 180 का। तो सेट ऑफ का अगर आप प्रोविजन याद, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि बिजनेस का लॉस होता है वो कैसे भी अपन सेट ऑफ कर सकते हैं, बट सैलरी में से उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये 180 का वैसे इग्नोर हो गया। इनकम प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से हमें इनकम हुई है 1.5 लाख रुपए की, तो ये इंक्लूड कर लेंगे, इनकम जोड़ लेंगे।
ही हैज मेड इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का किसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, पीपीएफ में, ये तो एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी। और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम चुका दिया उसने कितना, 18,000, 18,000 किससे चुकाया, बाई चेक। देखो यहाँ पे अदर देन कैश बोल रहा है, तो उसकी टोटल इनकम पूछ रहा है। टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे, वही क्वेश्चन सोल्व करो। लेकिन 5 लाख रुपए, 5 लाख में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी हो गई, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख है ना, हाँ। फिर इसने कंट्रीब्यूशन कितना कर दिया, 1.5 लाख का पीपीएफ में कर दिया, 1.5 लाख का पीपीएफ में कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से देखो लेस कर दो, लेस क्या क्या करेंगे कि एक तो टोटल इनकम कितनी हो गई हमारी, टोटल इनकम हो गई हमारी 5 डेट। और कौन सी इनकम दी है इसने, बिजनेस का लॉस, 1.5 लाख रुपए की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दे दी, 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में ट्रांसफर कर दिया, 8 लाख, और 18,000 रुपए का इसने क्या कर दिया, प्रीमियम चुका दिया। तो इन सब का अब टोटल कर लेंगे हम। तो टोटल करो कितना होता है, 5 3 8, कितना हो गया अपना, 5 और 3 8 हो गया। तो 8 हो गया, तो देखो अब इसमें से डिडक्शन लेस कर देंगे। डिडक्शन लेस कैसे करेंगे, 1.5 लाख रुपए की तो हमें 80 की मिल जाएगी, पीपीएफ की तो पूरी की पूरी लिमिट कवर हो गई, यहाँ पे 80 की मिल गई, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख वो लेस कर दो। और 50,000 रुपए हम क्या कर देंगे, 50,000 रुपए उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन का लेस कर देंगे, 2 लाख। और 2 लाख प्लस प्लस बाद में क्या कर देंगे, 18,000 की वो लेस कर देंगे, जो सेक्शन 80D है। देखो 18,000 80D वाला भी दिया है इसने यहाँ पे, तो 80